हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण में हार्दिक स्वागत है। तो इस चैप्टर की ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी है। वो क्लासेस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। आज हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम मुक्त पतन और गुरुत्वीय त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर मुक्त पतन क्या होता है और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है और ये मुक्त पतन से किस प्रकार संबंधित है। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। साथ ही आप नोट्स के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मुक्त पतन की कि मुक्त पतन क्या होता है और ये किस प्रकार गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित है। तो देखो, आपको एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें पेड़ से कुछ सेब नीचे की ओर गिर रहे हैं। तो जब भी कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो कुछ दूरी पर ऊपर जाने के बाद वो पुनः कहाँ आती है, नीचे की ओर आती है। अब जब वो नीचे की ओर आती है तो कई सारे ऐसे कारक हैं जो उसकी गति को या दिशा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे समझ लीजिए ये सेब ऊपर से गिर रहा है और अचानक तेज हवा आ गई तो वो क्या कर लेगी, इसके वेग को यानी गिरने का जो वेग था या जो दिशा थी उसको क्या कर सकती है, बदल सकती है। तो जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो कई सारे ऐसे घटक हैं जो इस गिरने की गति के दौरान उसकी गति को भी परिवर्तित कर सकते हैं और उसकी दिशा को भी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मुक्त पतन की तो इसमें हम ये देखते हैं कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो उसमें हम बाकी सब जितने भी घटक है उन सबको क्या मान लेते हैं, नगण्य। और केवल क्या मानते हैं कि जो भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है वो केवल किसके कारण गिर रही है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रही है। तो जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मुक्त पतन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। देखो, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व बल के कारण गिरती है तो कहा जाता है कि वस्तु किसमें है, मुक्त पतन में है। जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर केवल और केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है, बाकी जितने भी कारक है जिसमें वायु हो गया, दूसरे घर्षण बल हो गए, अन्य प्रकार की ऊर्जा होगी, वो सब कारकों को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं और मान लेते हैं कि वस्तु ऊपर से जो नीचे गिर रही है वो केवल और केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रही है। तो ऐसी स्थिति हम कहते हैं कि वस्तु किसमें है, मुक्त पतन की स्थिति में है। ठीक है, अब हम बात करें मुक्त पतन की व्याख्या कैसे समझ सकते हैं इसको। तो देखें, आप सबने पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक उसी तरह पृथ्वी भी सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। और पृथ्वी के इस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जिसके बारे में हमने पीछे वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण यानी इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है तो वो वस्तु किस अवस्था में कहलाती है, तो वो वस्तु मुक्त पतन की अवस्था में कहलाती है। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है और वो जो वस्तु गिर रही है वो केवल और केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है, बाकी जितने भी बल या कारक है उन सबको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि वो वस्तु कौन सी अवस्था में है, मुक्त पतन की अवस्था में है। ठीक है, अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि जब कोई वस्तु मुक्त पतन की स्थिति में होती है तो क्या उसके वेग में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता। अगर हम साधारण वस्तु के ऊपर से नीचे की ओर गिरने की बात करें तब तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही बात है। उसकी वेग में भी परिवर्तन हो सकता है, उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे मैंने बता ही दिया कि समझ लीजिए ऊपर से पेड़ से कोई पत्ता गिर के नीचे की ओर टूट के क्या कर रहा है, पेड़ से टूट कर कोई पत्ता नीचे की ओर गिर रहा है और उसी समय अचानक तेज हवा आ गई तो पत्ते के गिरने की जो दिशा थी वो भी बदल जाएगी और उसके गिरने का जो वेग था वो भी बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में तो बदल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या जब वस्तु मुक्त पतन की स्थिति में है, जब कोई अन्य प्रकार का कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता, उस बात को हम समझते हैं। तो मुक्त पतन में गिरने के क्रम में वस्तुओं की गति की दिशा में
कोई परिवर्तन नहीं होता। जब वस्तु मुक्त पतन यानी कि केवल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी गति की जो दिशा है, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। उसके गिरने की जो दिशा है, उस दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उस बल के कारण उस वस्तु के वेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और आप सब जानते होंगे कि जब वेग में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है, तो त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण किसे कहते हैं हम, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो जब वस्तु की वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो क्या कार्य करता है, त्वरण कार्य करता है। और इस त्वरण को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण। इसी कारण इस त्वरण को क्या कहा जाता है, इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, क्योंकि ये किसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। इसी कारण हम इसे साधारण त्वरण ना कह के क्या कहते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण, या कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। इस गुरुत्वीय त्वरण को किससे दर्शाया जाता है, तो अंग्रेजी के स्मॉल जी से दर्शाया जाता है। किसे दर्शाया जाता है, स्मॉल जी से। तो अगर आपको कोई पूछे कि गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होने वाले त्वरण को क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। और इसे दर्शाया किससे जाता है, तो अंग्रेजी के स्मॉल जी से। वही बात करें कैपिटल जी की, तो कैपिटल जी क्या है, ये गुरुत्वीय स्थिरांक है, जिसका अध्ययन हमने पीछे वाली क्लास में किया था। तो आपको याद रखना है, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। वही कैपिटल जी किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इस जी का मान कितना होता है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। अब हम आगे इस जी के मान की गणना करते हैं कि आखिर इस जी का मान कितना होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जी का सूत्र या जी का मान, ये हम कह सकते हैं। अब देखो, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, अब सबने पढ़ा भी होगा, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ाया था, जो आपकी गति वाला पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल का क्या होता है, समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि F इक्वल टू एम ए होता है। क्या होता है, F इक्वल टू एम ए। ये साधारण त्वरण की बात हो रही है, लेकिन यहां पर हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं, तो ए की जगह हम ए न लिख के क्या लिखेंगे, कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी, यानी यहां पर हम गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं। इस वजह से साधारण ए की बजाय हम क्या लिखेंगे, स्मॉल जी। तो F यहां पर क्या है, बल है, M उस वस्तु का द्रव्यमान है, और G क्या है, G गुरुत्वीय त्वरण है। अब गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, उसके अनुसार हम क्या जानते हैं कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान किसके बराबर होता है, F इक्वल टू जी एम, क्या होता है, कैपिटल M गुणा स्मॉल m, कैपिटल M गुणा स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। यानी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अध्ययन हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से किया था। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस बल की जगह F बराबर mg है, तो इस सूत्र में जहां पर F का मान लिखा हुआ है, इस F की जगह हम क्या लिख लेते हैं, mg लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, mg लिख लेते हैं, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, mg भी तो होता है। तो हमने इस F की जगह क्या लिख लिया, mg लिख लिया। इस F की जगह क्या लिख लिया, mg। ठीक है, अब देखो इस स्मॉल m से ये स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। देखो ये स्मॉल m है और ये स्मॉल m है, ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन डी स्क्वायर। क्या सूत्र बचा, G इक्वल टू कैपिटल G m
अपॉन डी स्क्वायर। और ये m क्या है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। यहां पर देखो m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। d क्या है, किसी पिंड और पृथ्वी के बीच की दूरी है। और कैपिटल G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। मतलब क्या हुआ कि मुक्त पतन के समय जब कोई वस्तु मुक्त पतन की स्थिति में होती है तो उस समय गुरुत्वीय त्वरण G का मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई वस्तु मुक्त पतन की स्थिति में होती है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाला गुरुत्वीय त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि देखो यहां पर इस सूत्र में कहीं पर स्मॉल m है ही नहीं, यानी स्मॉल m का मतलब है उस वस्तु का द्रव्यमान, और ये वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m इस सूत्र में मौजूद ही नहीं है। मतलब ये गुरुत्वीय त्वरण किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कब, जब वस्तु मुक्त पतन की स्थिति में होती है। ये आप विशेष पॉइंट याद रखेंगे कि जब वस्तु मुक्त पतन की स्थिति में होती है तब उत्पन्न होने वाला गुरुत्वीय त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर कभी भी निर्भर नहीं करता। वो किस किस पर निर्भर करता है, वो एक गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर करता है, एक पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और एक पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। इन तीन चीजों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है। यानी यहां से हम देख सकते हैं कि इस स्मॉल g का मान पृथ्वी के द्रव्यमान के क्या होता है, बिल्कुल समानुपाती होता है, और पिंड और वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी अगर पिंड और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। आया समझ में? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष यही निकल रहा है कि यदि कोई भी दो अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं को अगर हम समान ऊंचाई से एक साथ नीचे की ओर गिराए तो दोनों ही वस्तु एक ही साथ यानी एक ही समय पर पृथ्वी की सतह से टकराएगी। लेकिन शर्त क्या है कि वो कौन सी स्थिति में होनी चाहिए, मुक्त पतन की स्थिति में होनी चाहिए। यानी वो वस्तु ऊपर से अगर नीचे की ओर गिर रही है तो केवल न केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरनी चाहिए। बाकी जितने भी घटक या कारक है वो सब कैसे होने चाहिए, नगण्य या शून्य होने चाहिए। आया समझ में? तो अगर आपको कोई पूछे कि अगर दो समान द्रव्यमान वाली वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर गिराए तो कौन सी वस्तु पहले गिरेगी, तो ऐसी स्थिति में आप उससे यह पूछोगे कि वस्तु मुक्त पतन की स्थिति में है या नहीं, उस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं। अगर वो पूछ रहा है कि अगर केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है तो ऐसी स्थिति में दोनों वस्तु एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। लेकिन अगर उस पर कोई अन्य कारक या घटक भी कार्य कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो धरती पर पहले आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी। आगे हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन G एंड G कि स्मॉल g जो किसका मान है, गुरुत्वीय त्वरण का, और कैपिटल G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। इन दोनों में क्या अंतर है, ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो देखिए यहां पर हमने एक सारणी बनाई है और इन दोनों के बीच में को हम अंतर को समझते हैं कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो एक तरफ हमने लिखा है गुरुत्वीय त्वरण और दूसरे भाग में हमने लिखा है गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कैपिटल G। ठीक है, अगर हम बात करें गुरुत्वीय त्वरण की तो गुरुत्वीय त्वरण G का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, एक प्रकार का त्वरण है। जबकि जो ये कैपिटल G है ये क्या है, ये एक प्रकार का गुरुत्वीय स्थिरांक है और इसका मान कितना होता है 6.6734 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, गुरुत्वीय स्थिरांक का। तो देखो दोनों के मान में बहुत ज्यादा अंतर है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही गुरुत्वीय स्थिरांक का मान कितना है 6.67 गुणा 10⁻11। ठीक है, अब बात करें गुरुत्वीय त्वरण की तो अलग अलग जगहों पर इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि निश्चित सी बात है अलग अलग जगहों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होगा। वही बात करें गुरुत्वीय स्थिरांक की तो इसका मान सदैव कैसा है, स्थिर है, फिक्स है, इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। फिर बात करें गुरुत्वीय त्वरण की तो एक प्रकार का त्वरण है और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। वही स्थिरांक का मात्रक क्या है,
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। फिर बात करें गुरुत्वीय त्वरण की, तो ये कैसी राशि है? सदिश। क्यों? क्योंकि इसमें वेग परिवर्तन होता है, और वेग में क्या होता है? विस्थापन बटे में समय, और विस्थापन में क्या होती है? दिशा भी शामिल होती है। तो गुरुत्वीय त्वरण में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, अतः ये कौन सी राशि है? ये सदिश राशि है। भाई बात करें गुरुत्वीय स्थिरांक की, तो इसमें कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। इसी कारण ये कैसी राशि है? इसी कारण ये अदिश राशि है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में हमने जो मुक्त पतन, गुरुत्वीय त्वरण और फिर डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी की चर्चा की है, यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।